हेलो एवरीवन, वेलकम टू बियॉन्ड क्लासेस। इस वीडियो में हम इंडियन आर्ट एंड कल्चर का तीसरा टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो है अवार्ड्स एंड ऑनर्स। इससे पहले हमने दो टॉपिक्स इंडियन आर्ट एंड कल्चर के कवर किए हुए हैं। एक है क्लासिकल डांस फॉर्म्स ऑफ इंडिया और दूसरा है इंडियन फोक डांसेस। इनको हमने काफ़ी डिटेल में कवर किया है, आपको ज़रूर वो देखने चाहिए। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अवार्ड्स एंड ऑनर्स किनको दिए जाते हैं और किस लिए दिए जाते हैं? अवार्ड्स एंड ऑनर्स जो होते हैं वो हम इंडिविजुअल्स को भी दे सकते हैं और ग्रुप लेवल पे भी दिए जाते हैं। लेकिन किस लिए दिए जाते हैं? वो दिए जाते हैं एज अ टोकन ऑफ एप्रिसिएशन। मतलब जब कोई बहुत अच्छा काम करता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करता है अपने फील्ड में, जिसमें भी फील्ड में कोई इंसान काम कर रहा है, तो उसकी काम को मान्यता देने के लिए, उसके काम को पहचानने के लिए, उसकी तारीफ करने के लिए अवार्ड्स एंड ऑनर्स दिए जाते हैं। इससे बहुत से फ़ायदे होते हैं। एक फ़ायदा तो ये है, जो अवार्ड ले रहा है, मतलब जो काम कर रहा है, कोई अपना बहुत अच्छा काम कर रहा है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम कर रहा है, तो उसके काम को मान्यता मिलती है। ठीक, उसका भी फायदा है। दूसरा ये फायदा है कि जो बाकी लोग होते हैं, खासकर यंगस्टर्स जो होते हैं, उनको मोटिवेशन मिलती है कि वो भी अपने फील्ड में बहुत अच्छा काम करें, ताकि उनके काम को भी रिकॉग्निशन मिले, मान्यता मिले और वो भी अपनी ज़िंदगी में कुछ बहुत अच्छा कर पाएं। तो जब भी कोई अच्छा काम करता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करता है, जो सोसाइटी के लिए, जो पूरी ह्यूमैनिटी के लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है, तो उसका काम को रिकॉग्नाइज करना बहुत ज़रूरी होता है। और उस काम को रिकॉग्नाइज करने का तरीका एक अवार्ड्स एंड ऑनर्स भी है। और इंडिया में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी और बाकी इंस्टीट्यूट्स भी, बाकी बहुत से इंस्टीट्यूट्स हैं, वो भी हर साल अवार्ड्स देते हैं उन लोगों को जिन्होंने अपने फील्ड में कोई आउटस्टैंडिंग काम किया होगा, आउटस्टैंडिंग मेरिट लिया होगा। और ये किन फील्ड्स में दिया जाता है? लगभग हर फील्ड में दिया जाता है जो ह्यूमैनिटी के लिए, जो इंडिया की सोसाइटी के लिए कोई अच्छा काम करे। उनमें से जैसे कुछ है, आर्ट में अगर हो, साइंस, लिटरेचर, स्पोर्ट्स, सोशल वर्क, सिविल सर्विसेज, सिनेमैटिक एक्सीलेंस एट्सेट्रा। तो इंडिया में अगर हम देखा जाए तो दो मेजर कैटेगरीज है अवार्ड्स की। एक है सिविलियन अवार्ड्स, दूसरा है गैलेंट्री अवार्ड्स, जिसमें परमवीर चक्र वगैरह आते हैं और सिविल अवार्ड्स में आते हैं भारत रत्न वगैरह। लेकिन इस वीडियो में हम एक तो सिविलियन अवार्ड्स पढ़ेंगे और कुछ एक्स्ट्रा अवार्ड्स पढ़ेंगे जो कल्चर के फील्ड में दिया जाता है, क्योंकि ये वीडियो जो है वो आर्ट एंड कल्चर की सीरीज में आ रही है। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अगर आपको हमारे वीडियोस का कंटेंट पसंद आता है और आप ये कंटेंट पीडीएफ फॉर्मेट में लेना चाहते हैं, तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। जितनी भी हमने आज तक वीडियोस बनाई हैं और जितनी भी हम एग्जाम तक बनाएंगे, उनका कंटेंट आपको पीडीएफ फॉर्मेट में मिल जाएगा। लेकिन आपको 359 की छोटी सी कंट्रीब्यूशन करनी पड़ेगी। ओके, तो पहला अवार्ड जो इंडिया में सबसे इंपॉर्टेंट सिविलियन अवार्ड है वो है भारत रत्न, और जिसका लिटरल मीनिंग है जेवल ऑफ इंडिया। भारत रत्न जो है वो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ इंडिया है। मतलब जैसे मैंने पहले ही कहा, दो टाइप के अवार्ड्स होते हैं, गैलेंट्री अवार्ड्स और सिविलियन अवार्ड्स। गैलेंट्री अवार्ड्स मिलते हैं जो आर्मी पर्सनल्स होते हैं वगैरह, जो डिफेंस में होते हैं उनको। लेकिन जो सिविलियन आम लोग होते हैं, उनका जो हाईएस्ट जो अवार्ड है, अगर वो कोई बहुत ही ज़्यादा अच्छा काम करते हैं तो उनको मिलता है भारत रत्न। भारत रत्न जो है वो 1954 में स्टार्ट किया गया था, मतलब इंस्टीट्यूटेड इन 1954। और ये किस लिए दिया जाता है? कि जब कोई काम करता है जो एक्सेप्शनल सर्विस हो या परफॉर्मेंस ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर, जब कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करता है, हाईएस्ट ऑर्डर मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छा, जो आम लोग, नॉर्मल लोग नहीं कर सकते हैं, उतना अच्छा जब कोई काम करता है तो उसको दिया जाता है भारत रत्न। और उसमें कोई भी डिस्टिंक्शन नहीं की जाती, मतलब कोई भी भेदभाव नहीं किया जाता रेस के बेसिस पे, ऑक्यूपेशन के बेसिस पे, पोजीशन के बेसिस पे या जेंडर के बेसिस पे। ठीक है, जो भारत रत्न है, जब ये स्टार्ट किया गया था 1954 में, तो तब ये सिर्फ कुछ ही फील्ड्स में दिया जाता था, जैसे आर्ट्स और लिटरेचर, साइंस एंड पब्लिक सर्विसेज। लेकिन फिर इस क्राइटेरिया को एक्सपेंड किया गया और इनकी जगह आया एनी फील्ड ऑफ ह्यूमन एंडीवर। मतलब कोई भी ह्यूमन एंडीवर, मतलब कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी, अगर उसमें कोई इंसान बहुत अच्छा काम करता है, बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करता है ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर, ठीक है, तब उसको भारत रत्न मिलता है। ऑब्वियसली वो काम होना चाहिए जो सोसाइटी के लिए, इंडिया के लिए फायदेमंद हो, वरना बहुत अच्छा काम तो बहुत से फील्ड्स में हो सकता है, लेकिन जो फायदेमंद हो, है ना, जो इंसान को कुछ दे, इंसान की डेवलपमेंट में इस्तेमाल हो, इंडिया की डेवलपमेंट में काम आए, वैसा कोई काम। ठीक है, डेवलपमेंट सिर्फ फाइनेंशियल डेवलपमेंट नहीं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं, बल्कि कल्चरल डेवलपमेंट। कोई भी, किसी भी फील्ड में जब आप
परफॉर्मेंस ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर करते हो, ठीक है, तब आपको भारत रत्न दिया जाता है। और ये जो क्राइटेरिया चेंज हुआ था ये हुआ था दिसंबर 2011 में। तो इसका प्रोसीजर क्या है, इसमें क्या होता है कि प्राइम मिनिस्टर जो है वो रिकमेंडेशन देता है प्रेसिडेंट को, और प्रेसिडेंट फिर चुनता है एक साल में 3 लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इस अवार्ड के लिए। 3 लोगों से ज़्यादा इस अवार्ड को एक साल में नहीं दिया जा सकता। तो अवार्डीज जो है, मतलब जिनको ये अवार्ड मिलता है, तो उनको मिलता क्या है, उनको मिलता है पीपल लीफ शेव्ड मेडल। जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो मेडल है ये पीपल लीफ शेव्ड मेडल है, और एक सर्टिफिकेट मिलता है जिसको सनद बोला जाता है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ पे पैसा कोई भी नहीं मिलता इंसान को, और जिसको भारत रत्न मिलता है उसको पैसे से क्या लेना देना। जब इतना बड़ा आपको अवार्ड मिलेगा, इतनी रिकग्निशन आपको मिलेगी, तो पैसा क्या मायने रखता है वहाँ पे, है ना। तो इसमें कोई पैसा नहीं मिलता, बल्कि आपको इंडिया का एक जीवल माना जाता है ना। और अगर हम देखें इंडियन ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस, मतलब इंडियन ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस का मतलब क्या है कि इंडिया का कौन सा इंसान जो है वो सबसे टॉप पे आता है, उसके बाद कौन सा उसके बाद आता है, मतलब इंपॉर्टेंट पर्सन्स की एक हायरार्की बोलते हैं इसको। तो उस हिसाब से भारत रत्न जिनको मिलता है वो आते हैं 7वें नंबर पे, ठीक है। पहले नंबर पे आता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक। तो 7वें नंबर पे आते हैं ये कौन, जिनको भारत रत्न मिलता है। सिर्फ भारत रत्न वाले नहीं आते, कुछ और लोग भी आते हैं, लेकिन भारत रत्न वाले भी एग्जैक्टली अगर देखें तो 7A पोजीशन पे आते हैं भारत रत्न जिनको मिला हुआ होता है। तो भारत रत्न जो है उसको आप ये एक प्रीफिक्स और सुफिक्स की तरह इस्तेमाल नहीं कर सकते। मतलब अगर सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न मिला है, तो अगर सचिन तेंदुलकर अपना नाम लिखना स्टार्ट करेंगे भारत रत्न सचिन तेंदुलकर, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये कानून के खिलाफ हो जाएगा। ये हो जाएगा आर्टिकल जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का 18(1), जो टाइटल्स अवार्ड्स को रोकता है कि मतलब टाइटल्स नहीं होने चाहिए किसी के साथ, है ना, किसी के नाम के साथ कोई टाइटल नहीं होना चाहिए। तो ये उसके खिलाफ हो जाएगा अगर आप भारत रत्न को उसके लिए इस्तेमाल करेंगे। तो अगर हम स्पेसिफिकेशन देखेंगे इस मेडल की जो भारत रत्न के साथ मिलता है, तो वो क्या है, अब हमें पता ही है कि पीपल लीफ की शेप का एक मेडल होता है, और इसमें बीच में एक सनबर्स्ट डिजाइन होता है। आप देखिए बीच में एक सूरज का जैसा बना हुआ है और जिसकी रेज फैली हुई हैं बाहर की तरफ, है ना। और इसमें टेक्स्ट लिखा होता है भारत रत्न, वो इसके नीचे लिखा होता है। यहाँ पे लिखा होता है टेक्स्ट, अगर आपको दिख रहा है यहाँ पे लिखा है टेक्स्ट भारत रत्न, जो ये सूरज बना हुआ है उसके नीचे। और पिछली साइड अगर हम देखें तो यहाँ पे इंडियन एम्बलम बना हुआ है, और उसके नीचे हमें पता ही है इंडियन एम्बलम के नीचे यहाँ पे आता है सत्यमेव विजयते, ठीक है, मतलब ट्रुथ शैल प्रिवेल, सच्चाई की हमेशा जीत होगी, जो इंडिया का नेशनल मोटो है। तो अगर हम देखें कि पहले रेसिपिएंट कौन थे इस अवार्ड के, जिनको सबसे पहले अवार्ड मिला था वो कौन थे, सी गोपालाचारी, सबको पता है, लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। उसके बाद सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सेकंड प्रेसिडेंट एंड फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और उसके बाद सीवी रमन, जो बहुत ही बड़े एक फिजिसिस्ट थे और उनको नोबेल प्राइज भी मिला था, मतलब नोबेल प्राइज लॉरेट थे वो। तो कुछ और लोग जिनको भारत रत्न मिला है और उनके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम देखते हैं। जैसे 2014 में मिला है सचिन तेंदुलकर को, वो तब 40 ईयर्स ऑफ एज थे और वो यंगेस्ट रेसिपिएंट बने हैं भारत रत्न के। और ढोंडो केशव कर्वे जो थे उनको अपने 100th बर्थडे पे ये मिला था। तो इसका मतलब सबसे जो बुजुर्ग थे जिनको ये मिला हुआ है वो हैं यही। क्या होता है कि अक्सर ये जो भारत रत्न है वो दिया जाता है इंडियन बॉर्न सिटीजन्स को, लेकिन कभी कभी जो इंडिया में पैदा नहीं हुए हैं उनको भी दिया जा सकता है, जैसे मदर टेरेसा है ना। और उसके बाद 2 नॉन इंडियंस हैं जिनको ये भारत रत्न का अवार्ड मिला है, जो है अब्दुल गफ्फार खान, जिनको खान अब्दुल गफ्फार खान भी बोला जाता है। ये फ्रीडम फाइटर थे और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फ्रीडम फाइटर थे। आपको पता है इनको फ्रंटियर गांधी भी कहा जाता है, ठीक है। और उसके बाद थे नेल्सन मंडेला, जो साउथ अफ्रीका से थे और इन्होंने अपार्थाइड को ख़त्म करने के लिए बहुत ही ज़्यादा, जैसे गांधी ने इंडिया में लड़ा था वैसे ही इन्होंने वहाँ पे भी लड़ा है, ठीक है। तो ये थे भारत रत्न। अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट भारत रत्न के बाद जो इंपॉर्टेंट अवार्ड है इंडिया में, सिविलियन अवार्ड, वो है पद्मा अवार्ड्स। पद्मा अवार्ड्स को भी 1954 में इंस्टीट्यूट किया गया था, मतलब स्टार्ट किया गया था। हुआ क्या था कि 1954 में 2 टाइप के अवार्ड बनाए गए, सिविलियन अवार्ड। एक था भारत रत्न, दूसरा था पद्मा अवार्ड्स। और पद्मा में एक ही अवार्ड हुआ करता था, पद्मा विभूषण, और उसके 3 टाइप्स थे, पहला वर्ग, दूसरा वर्ग और तीसरा वर्ग। फिर बाद में ये जो वर्ग्स थे, पहला वर्ग, दूसरा वर्ग, तीसरा वर्ग, इसको ख़त्म किया गया और इनको नाम चेंज किया गया। जैसे पहला वर्ग को बनाया गया पद्मा विभूषण, दूसरा वर्ग बनाया गया पद्मा भूषण और तीसरा वर्ग जो था उसको बनाया गया पद्मा श्री,
ठीक है। तो पद्मा विभूषण जो है वो पद्मा अवार्ड्स में से सबसे बड़ा अवार्ड है। पद्मा भूषण जो दूसरे नंबर पे आता है, पद्मश्री तीसरे नंबर पे आता है। ठीक है। तो पद्मा अवार्ड्स किस लिए दिए जाते हैं? ये भी ऑब्वियसली जब कोई बहुत अच्छा डिस्टिंग्विश्ड और एक्सेप्शनल काम अपने फील्ड में करता है तो उसको रिकॉग्नाइज करने के लिए। और वो फील्ड कौन से हैं? कोई भी फील्ड हो, कोई भी डिसिप्लिन हो, जब आप उसमें बहुत एक्सेप्शनल काम करते हैं, इतना एक्सेप्शनल नहीं कि भारत रत्न का अवार्ड मिले, लेकिन इतना एक्सेप्शनल कि वो बहुत ज़्यादा एक्सेप्शनल हो। समझ आ रही है आपको? तो वो अवार्ड वहां पे दिया जाता है। कौन से? पद्मा अवार्ड्स। ठीक है। इसमें भी 3 डिग्रीज हैं, वो हम आगे देखेंगे, वो मैंने आपको थोड़ा सा बता भी दिया। तो किस फील्ड में इसको दिया जाता है? वो है आर्ट, सोशल वर्क, पब्लिक अफेयर्स, साइंस, इंजीनियरिंग, ट्रेड एंड इंडस्ट्री, मेडिसिन, लिटरेचर, स्पोर्ट्स एटसेट्रा। कोई भी डिसिप्लिन हो, जब आप उसमें एक्सेप्शनल काम करते हो। पद्मा अवार्ड्स की जो रिकमेंडेशंस होती हैं वो कहां कहां से आती हैं? वो स्टेट गवर्नमेंट दे सकती हैं, यूनियन टेरिटरी की एडमिनिस्ट्रेशन देती है, सेंट्रल मिनिस्ट्रीज देती हैं, डिपार्टमेंट्स, इंस्टीट्यूट्स ऑफ एक्सीलेंस देती हैं, और आजकल ऑनलाइन पोर्टल है जिसके थ्रू आम लोग जो हैं, आम सिटीजन जो हैं, वो भी इसके लिए रिकमेंडेशन दे सकते हैं। और ये रिकमेंडेशन कहां पे जाती है? ये जाती है पद्मा अवार्ड्स कमेटी के पास। और पद्मा अवार्ड्स कमेटी जब रिकमेंडेशन देती है, मतलब वो सेलेक्ट करती है इन लोगों को जिनको पद्मा अवार्ड्स देने चाहिए। फिर अप्रूवल होना चाहिए किसका? होम मिनिस्टर का, प्राइम मिनिस्टर का और प्रेसिडेंट का। फिर उसके बाद इन अवार्ड्स को अनाउंस किया जाता है रिपब्लिक डे पे हर साल। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हर साल रिपब्लिक डे पे पद्मा अवार्ड्स के जो अवार्डीज होते हैं, जिनको अवार्ड मिलना है, उनको अनाउंस किया जाता है। ठीक है। तो आप देखते हैं कुछ रूल्स जो हैं पद्मा अवार्ड्स के। पद्मा अवार्ड्स को देने के लिए कुछ रूल्स भी फॉलो करने पड़ते हैं। अगर कोई ऐसा इंसान है जिसको लेसर डिग्री का पद्मा अवार्ड मिला है, जैसे मतलब अगर कोई इंसान है जिसको पद्मश्री मिला है, तो अगर उसको पद्म भूषण मिलना है या पद्म विभूषण मिलना है तो उसको लगभग 5 साल तो वेट करना पड़ेगा, उसके बाद ही उसको मिलेगा। लेकिन कभी कभी रेयर केसेस में इस रूल को तोड़ा जा सकता है और 5 साल से पहले पहले ही अवार्ड दिया जा सकता है, बहुत ही ज़्यादा डिजर्विंग कोई कैंडिडेट हो। इस अवार्ड को बहुत ही कम पोस्टहॉमसली दिया जाता है, मतलब मरने के बाद बहुत ही कम दिया जाता है, लेकिन फिर भी कभी कभी दिया जाता है, लेकिन रेयर केसेस में। उसके बाद ये अवार्ड जो है जिसको रेकमेंड किया जाता है, जो उसने काम किया होगा ना, उसमें पब्लिक सर्विस का एलिमेंट ज़रूर होना चाहिए, मतलब देश सेवा, लोक सेवा उसमें ज़रूर होनी चाहिए। तब जाके इस अवार्ड के लिए वो बंदा डिज़र्व करता है, वो बंदा मतलब एलिजिबल हो जाता है। और इसमें सिर्फ एक्सीलेंस नहीं लगती है, बल्कि एक्सीलेंस प्लस। अपने फील्ड में तो आपने एक्सेल किया, लेकिन वो जो काम है वो लोगों को भी हेल्प करना चाहिए, मतलब लोगों को भी वो सेवा करना चाहिए, वो काम आपका लोगों के काम आना चाहिए, तब जाके आप पद्मा अवार्ड के लिए एलिजिबल हो जाओगे। और कोई भी इंसान हो उसको ये अवार्ड दिया जा सकता है विदाउट एनी डिस्टिंक्शन ऑफ रेस, ऑक्यूपेशन, पोजीशन एंड जेंडर, इंक्लूडिंग पब्लिक सर्वेंट्स। लेकिन देखिए इस पॉइंट पे बहुत कंफ्यूजन है। जब मैंने पद्मा अवार्ड्स की ऑफिशियल साइट खोली तो उसके पहले ही पेज पे जब इंट्रोडक्शन देखोगे तो वहां पे लिखा हुआ है कि गवर्नमेंट सर्वेंट जो हैं, जो पीएसयूज में काम करते हैं, उनको ये अवार्ड नहीं मिलेगा, लेकिन डॉक्टर्स और साइंटिस्ट को मिलेगा। लेकिन जब मैंने रूल्स पढ़े, जब मैंने रूल्स डाउनलोड किए, तो वहां पे मैंने देखा कि सबको मिलता है। वहां पे लिखा है वर्ड इंक्लूडिंग गवर्नमेंट सर्वेंट, जैसे मैंने यहां पे लिखा हुआ है। तो जो रूल्स थे उनके मैंने उनको ज्यादा वेटेज दी, मैंने समझा कि वो ज्यादा सही होंगे, तो मैंने वहां पे ये इंक्लूड किया कि इंक्लूडिंग गवर्नमेंट सर्वेंट। लेकिन इस बात का आप ख्याल रखना, ठीक है, कि कहीं पे लिखा है गवर्नमेंट सर्वेंट को नहीं मिलेगा, इंक्लूडिंग वो गवर्नमेंट सर्वेंट जो पीएसयूज में काम करते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं अब हम। तो पद्मा अवार्ड जो होता है उसको मिलता क्या है पद्मा अवार्डी को? पद्मा अवार्डी को भी एक सनद मिलती है, सर्टिफिकेट जिसको बोला जाता है, और एक मेडेलियन मिलता है। और इसमें भी कोई भी कैश प्राइस नहीं होता है। ठीक है, ना कोई कंसेशन होती है, रेलवे टिकट में, एयर टिकट में कोई भी कंसेशन नहीं होती है। और जो ये अवार्ड होता है, मतलब जो इसका ये मेडेलियन मिलता है, उसका छोटा सा उसका रेप्लिका, मतलब उसका छोटा सा, समझ लो आप, उसका छोटा सा डुप्लीकेट भी मिलता है उस बंदे को जिसको ये अवार्ड मिलता है। और ये जो बंदा है जिसको ये मिलता है अवार्ड, वो उसको पहन भी सकता है सेरेमनीज पे, फंक्शंस वगैरह पे। और जिनको ये मिलता है उनका नाम गैजेट ऑफ इंडिया में भी पब्लिश किया जाता है जिस दिन उनको ये मिलता है, प्रेजेंटेशन सेरेमनी के दिन। ठीक है, तो जैसे मैंने पहले भी कहा आपको कि पद्मा जो अवार्ड है उसको 3 कैटेगरीज में बांटा गया है। जो पहला वर्ग था उसको बोला गया पद्मा विभूषण,
पद्मा विभूषण जो है वो सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। मतलब भारत रत्न के बाद जो अवार्ड मिलता है दूसरे नंबर पे वो है पद्मा विभूषण। और ये किस लिए मिलता है हमें पता ही है कि फॉर एक्सेप्शनल एंड डिस्टिंग्विश्ड सर्विस, लेकिन सेकंड डिग्री ऑनर, मतलब बहुत ज्यादा एक्सेल किया है अपने फील्ड में, लेकिन इतना एक्सेल नहीं किया है कि भारत रत्न आप डिजर्व करते हो, तो आपको मिलेगा पद्मा विभूषण। ठीक है। और पहले जो रेसिपिएंट थे इसके वो कौन थे? सत्येंद्र नाथ बोस, नंदलाल बोस, जाकिर हुसैन, बाला साहिब गंगाधर खेर, जिग्मे डोरजी वांगचुक और वीके कृष्णा मेनन थे। और इनको कब मिला था? ये 1954 में, जब इस अवार्ड को स्टार्ट किया गया था। तो इस अवार्ड के साथ जो मेडेलियन मिलता है वो कैसा होता है? उसकी सर्कुलर शेप होती है और ब्रॉन्ज टोन्ड होता है ये, मतलब ब्रॉन्ज कलर का होता है ये। और उसके बाद इसमें सेंटर में क्या होता है? इसमें एक लोटस फ्लावर होता है। पद्मा का मतलब भी है लोटस। ठीक है। तो इसके बीच में एक लोटस होता है जिसके 8 लीव्स होते हैं। आप ये देखिए यहां पे है 8 लीव्स जो ऑब्वर्स साइड होते हैं। ऑब्वर्स साइड मतलब जो फेसिंग साइड होती है, मेन साइड होती है मेडल की। और फिर जो ये फूल है ना पद्मा, उसके ऊपर लिखा होता है पद्मा और इसके नीचे लिखा होता है विभूषण हिंदी में और देवनागरी स्क्रिप्ट में लिखा होता है। ठीक है। और पिछली साइड जो है वो भारत रत्न की तरह ही एम्बलम बना होता है और उसमें लिखा होता है नीचे सत्यमेव जयते। ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट डिग्री का जो पद्मा अवार्ड है वो है पद्मा भूषण। पद्मा भूषण जो है वो थर्ड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है जो रिपब्लिक ऑफ इंडिया देती है। और ये किस लिए दिया जाता है? फॉर डिस्टिंग सर्विस ऑफ हाई ऑर्डर। ठीक है। जो भारत रत्न था वो दिया जाता था डिस्टिंग सर्विस ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर, और ये पद्म भूषण दिया जाता है डिस्टिंग सर्विस ऑफ हाई ऑर्डर। और ये थर्ड डिग्री ऑनर है। मतलब पहले नंबर पे आता है भारत रत्न, दूसरे नंबर पे आता है पद्मा विभूषण और तीसरे नंबर पे आता है पद्मा भूषण। इसको भी ऑब्वियसली 1954 में ही स्टार्ट किया गया था। ये था जो दूसरा वर्ग था ना पद्मा विभूषण का, ये उसी का नाम उसको चेंज करके पद्मा भूषण रखा गया। ठीक है। और इसकी स्पेसिफिकेशन क्या है? ये भी लगभग बिल्कुल वैसा ही होता है जैसा पद्मा विभूषण का मेडल है, लेकिन इसके लोटस फ्लावर में जो बीच में है उसमें 6 ही लीव्स होते हैं, है ना। और इसमें भूषण की जगह विभूषण लिखा होता है। और पद्मा अवार्ड का तीसरा अवार्ड जो है वो है पद्माश्री अवार्ड। पद्माश्री फोर्थ हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है इंडिया में और ये दिया जाता है फॉर डिस्टिंग सर्विस, जो फोर्थ डिग्री ऑनर है। वो मैंने समझाया आपको कि पहले नंबर पे क्या आएगा? भारत रत्न, फिर विभूषण, पद्मा विभूषण, फिर पद्म भूषण, फिर पद्माश्री। और इसका मेडल भी बराबर पद्मा विभूषण और पद्म भूषण जैसा ही होता है, लेकिन ऑब्वियसली इसमें पद्मा विभूषण और पद्म भूषण की जगह क्या लिखा होगा? श्री लिखा होगा, है ना। और इसके लोटस फ्लावर के सिर्फ 5 लीव्स होते हैं। ठीक है। और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात याद रखने की है कि जो ये पद्मा अवार्ड्स मिलते हैं उनको भी सुफिक्स और प्रीफिक्स की तरह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। अगर किसी को अवार्ड मिला है तो वो अपने नाम के पहले ना बाद में लिख सकता है पद्मा भूषण या पद्माश्री, कुछ भी नहीं लिख सकता है। ठीक है। ना अपने लेटर हेड्स पे लिख सकता है, ना कार्ड्स पे लिख सकता है, पोस्टर पे लिख सकता है, किसी पे भी नहीं लिख सकता। तो ये थे 2 इंपॉर्टेंट सबसे हाईएस्ट जो सिविलियन अवार्ड्स हैं इंडिया में। अब हम आगे बढ़ते हैं और बाकी अवार्ड्स देखते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अवार्ड जो इंडिया में दिया जाता है इन फील्ड ऑफ आर्ट एंड कल्चर वो क्या है? वो है नेशनल फिल्म अवार्ड्स। नेशनल फिल्म अवार्ड्स जो हैं वो इंडिया के मोस्ट प्रोमिनेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट फिल्म अवार्ड्स हैं। और ये किन लोगों को दिया जाता है? टू दोज हु हैव क्रिएटेड सिनेमैटिक एक्सीलेंस। मतलब क्या है? उन लोगों को दिए जाते हैं जिन्होंने कोई मूवी, कोई डॉक्यूमेंट्री बनाई हो जो एक्सीलेंट हो, जो बहुत अच्छी हो, जो एक्सेप्शनल क्वालिटी की हो, है ना। और इन अवार्ड्स को भी 1954 में स्टार्ट किया गया था। 1973 के बाद इन अवार्ड्स को मैनेज करता है डायरेक्टरेट ऑफ फिल्म फेस्टिवल्स, जो आता है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के अंडर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर। और ये जो अवार्ड्स हैं इनको 2 मेन कैटेगरीज में दिया जाता है। एक है फीचर फिल्म, उसके बाद है नॉन फीचर फिल्म। फीचर फिल्म का क्या मतलब है? जो फुल लेंथ की मूवी होती है ना, जैसे शोले वगैरह, उनको बोला जाता है फीचर फिल्म। और जो डॉक्यूमेंट्रीज वगैरह होती हैं उनको बोला जाता है नॉन फीचर फिल्म। और ये हिंदी में भी दिया जाता है और बाकी लोकल लैंग्वेजेस में जो मूवीज वगैरह बनती हैं उनमें भी इसको दिया जाता है।
और जिनको दिया जाना होता है ये अवार्ड, उनको कौन सेलेक्ट करता है, वो है इंडिपेंडेंट जूरीज। मतलब बहुत से लोग मिलकर जो एक्सपर्ट होते हैं उनको जूरीज बनाई जाती है, मतलब ग्रुप ऑफ जजेस को बोलते हैं जूरी। एक जज होता है जज, ग्रुप ऑफ जजेस को बोलते हैं जूरी। वो फिर इनको सेलेक्ट करते हैं। ये जो सिलेक्शन प्रोसेस वगैरह होता है वो कैसे होता है, उसके जो रूल्स बने हुए हैं नेशनल फिल्म अवार्ड रेगुलेशंस, उनके अकॉर्डिंग इनको चुना जाता है। और फिर न्यू दिल्ली में सेरेमनी होती है जहां पे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ये अवार्ड्स देते हैं उनको, जो ये अवार्ड जीत जाते हैं। इस अवार्ड सेरेमनी के बाद एक नेशनल फिल्म फेस्टिवल भी ऑर्गेनाइज किया जाता है जहां पे जो अवार्ड विनिंग मूवीज होती हैं उनको फिर स्क्रीन किया जाता है पब्लिक के लिए, मतलब उनको पब्लिक को दिखाया जाता है। तो नेशनल फिल्म अवार्ड्स जो हैं वो बहुत सी कैटेगरीज में दिया जाता है और उसके बहुत से लेवल्स हैं। तो इसका सबसे बड़ा लेवल जो है वो है स्वर्ण कमल या गोल्डन लोटस अवार्ड। और वो किस किस में दिया जाता है, किस कैटेगरी में? बेस्ट फीचर फिल्म, बेस्ट डायरेक्शन, बेस्ट पॉपुलर फिल्म प्रोवाइडिंग होलसम एंटरटेनमेंट, बेस्ट चिल्ड्रंस फिल्म और द इंदिरा गांधी अवार्ड फॉर बेस्ट फर्स्ट फिल्म ऑफ ए डायरेक्टर। जब कोई डायरेक्टर नई पहली मूवी बनाता है तो बहुत से डायरेक्टर्स की नई पहली मूवी जो होती है उनको भी कंपेयर किया जाता है और जो सबसे अच्छी मूवी होती है वो उसको फिर अवार्ड दिया जाता है, यही द इंदिरा गांधी अवार्ड। ठीक है। उसके बाद दूसरे लेवल का जो है वो है रजत कमल या सिल्वर लोटस अवार्ड। इसमें 25 कैटेगरीज होती हैं इंक्लूडिंग बेस्ट एक्टर, बेस्ट एक्ट्रेस, बेस्ट आर्ट डायरेक्शन, बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर या एक्ट्रेस, बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइन एटसेट्रा एटसेट्रा। और उसके बाद नॉन फीचर फिल्म में भी ये अवार्ड्स तो दिए जाते हैं, जैसे हमने पीछे कहा वो आता है बेस्ट नॉन फीचर फिल्म, बेस्ट बायोग्राफिकल फिल्म, बेस्ट आर्ट एंड कल्चरल फिल्म, बेस्ट एंथ्रोपोलॉजिकल फिल्म एटसेट्रा। उसके अलावा भी ये बहुत सी चीज़ों पे अवार्ड दिया जा सकता है, जिनमें से फिर बेस्ट फिल्म क्रिटिक ऑन सिनेमा, मतलब कौन इंसान जो है वो बहुत अच्छी तरह मूवीज़ को एनालाइज करता है और उनके जो पॉजिटिव पॉइंट्स हैं और नेगेटिव पॉइंट्स हैं वो बताता है, उसको बोलते हैं फिल्म क्रिटिक। और उसके बाद होता है बेस्ट बुक ऑन सिनेमा। अगर कोई लिखता भी है, कोई अच्छी बुक लिखता है इंडियन सिनेमा पे, उसको भी अवार्ड दिया जा सकता है अगर वो बुक उस लायक हो। नेक्स्ट अवार्ड है दादा साहेब फाल्के अवार्ड। और ये दादा साहेब फाल्के अवार्ड जो है वो 1969 में इंस्टीट्यूट किया गया था और ये है इंडियाज़ हाईएस्ट नेशनल ऑनर फॉर सिनेमा। सिनेमा की कैटेगरी में अगर जब कोई अवार्ड मिलता है तो उसका जो हाईएस्ट अवार्ड है वो है दादा साहेब फाल्के अवार्ड। और ये दादा साहेब फाल्के कौन थे? ये दादा साहेब फाल्के इंडिया के एक लेजेंडरी फिल्म मेकर थे जिन्होंने इंडिया की पहली फुल लेंथ मूवी बनाई थी, फीचर फिल्म बनाई थी, कोई डॉक्यूमेंट्री वगैरह नहीं, पहली फुल लेंथ मूवी जिसका नाम था राजा हरिश्चंद्रा। और वो कब बनाई थी इन्होंने? 1939। इन्हीं के नाम पे ये अवार्ड रखा गया है और ये हर साल दिया जाता है। और किसको दिया जाता है? जो कोई सीनियर फिल्म पर्सनैलिटी हो और जिन्होंने पूरी जिंदगी अपनी जो है उसमें बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन दिया है इंडिया के सिनेमा में और इंडिया के आर्ट में। ठीक है। तो जब ये मिलता है, जिसको ये मिलता है, तो उसको क्या मिलता है? उसको एक स्वर्ण कमल मिलता है और उसके बाद 10 लाख का कैश प्राइज भी मिलता है। ये 10 लाख जो है चेंज हो सकता है, तो क्या पता चेंज हुआ होगा, जब तक आप पढ़ेंगे तो इसका कोई पूरा एग्जैक्ट नहीं है, लेकिन फिलहाल 2021 की बात कर रहा हूं तो अभी फिलहाल 10 लाख की है। ठीक है। और ये कहाँ पे दिया जाता है? नेशनल फिल्म अवार्ड जो होते हैं ना, जहाँ पे जो पीछे हमने पढ़ा नेशनल फिल्म अवार्ड, वहीं पे इसको भी दिया जाता है और इसको भी डायरेक्टरेट ऑफ फिल्म फेस्टिवल ही देता है। और जो पहले रेसिपिएंट थे इस अवार्ड के वो कौन थी? वो थी देविका रानी, जिनको बोला जाता है फर्स्ट लेडी ऑफ इंडियन सिनेमा। वो पहली रेसिपिएंट है दादा साहेब फाल्के अवार्ड की, वो एक्ट्रेस थी। ठीक है। और उसके बाद जो बाकी लोग हैं जिनको ये मिला है, जैसे रजनीकांत हैं, अमिताभ बच्चन है, गुलजार है, देव आनंद है, नौशाद अली जैसे लोग हैं जिनको ये मिला है, जिन्होंने इंडियन सिनेमा में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया हुआ है। आपको पता ही है रजनीकांत, अमिताभ बच्चन, इनका तो आप जानते ही हैं। ज़रूरी नहीं है कि एक्टर हो, ज़रूरी नहीं है कि सिंगर हो, किसी भी तरीके से अगर आप कंट्रीब्यूशन देते हैं इंडियन सिनेमा में तो आप बनते हैं एलिजिबल फॉर दादा साहेब फाल्के अवार्ड। नेक्स्ट अवार्ड है साहित्य अकेडमी अवार्ड। साहित्य अकेडमी अवार्ड जो है वो एक लिटरेरी अवार्ड है। लिटरेरी अवार्ड का मतलब क्या है कि जो राइटिंग पे दिया जाता है। जब आप ब्रिलियंस इन लिटरेचर करोगे, मतलब क्या है, आपने कोई बुक लिखी, कोई लिटरेचर लिखा जो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, ब्रिलियंट है, तब जाके आपको साहित्य अकेडमी अवार्ड मिलेगा। और ये जो भी इंडिया में राइटर है उसका सपना होता है कि उसको साहित्य अकेडमी अवार्ड मिले।
ठीक है। और ये अवार्ड भी 1954 में ही स्टार्ट किया गया था बाय साहित्य अकेडमी। और ये किसको दिया जाता है? जो राइटर होगा मोस्ट आउटस्टैंडिंग बुक जो लिखेगा ऑफ लिटरेरी मेरिट। लिटरेरी मेरिट का मतलब जो बहुत ही ज़्यादा अच्छा कोई बुक आपने लिखी है। और ये किन लैंग्वेजेस में मिलती है? ये टोटल 24 लैंग्वेजेस में मिलती है। 22 वो लैंग्वेजेस जो 8th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आती हैं, और उसके बाद 2 और अलग से लैंग्वेजेस। कौन कौन सी? इंग्लिश और राजस्थानी, ठीक है। मतलब 24 टोटल लैंग्वेजेस में इस अवार्ड को दिया जा सकता है। और इस अवार्ड में क्या मिलता है? एक मिलता है प्लेक। प्लेक आप देख सकते हैं यहाँ पे, एक ट्रॉफी जैसी होती है। और दूसरा कैश प्राइस मिलता है 1 लाख का। और इस अवार्ड के पीछे जो मकसद है वो क्या है? वो है कि उस इंसान को जिसने बहुत अच्छा काम किया है, जिसने कोई अच्छी बुक लिखी है, उसके काम को रिकॉग्नाइज किया जाए और प्रमोट एक्सीलेंस इन इंडियन राइटिंग। और ताकि इससे जो बाकी लोग हैं वो भी मोटिवेटेड हो जाएं और उसकी वजह से इंडियन राइटिंग में एक्सीलेंस आए। और अगर कोई नया ट्रेंड लाया है किसी ने राइटिंग में, तो उसको भी रिकॉग्नाइज किया जाता है साहित्य अकेडमी अवार्ड के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट ऑनर जो इंडिया में दिया जाता है वो है साहित्य अकेडमी फेलोशिप। फेलोशिप का मतलब क्या होता है? मेंबरशिप। तो ये जो साहित्य अकेडमी जो होती है वो क्या करती है? वो उन राइटर्स को जो बहुत आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन करते हैं लिटरेरी आर्ट में, मतलब लिटरेचर की आर्ट में, कुछ बुक लिखते हैं, कोई प्रोज लिखते हैं, पोएम लिखते हैं, बहुत ही अच्छी लिखते हैं, तो उनमें से जो टॉप मोस्ट होते हैं उनको चुनती है एज फेलोज एंड ऑनररी फेलोज, और उनको बनाती है साहित्य अकेडमी जो है उसका मेंबर बनाती है। जो फेलोज होते हैं वो इंडियन सिटीजन्स होते हैं, और जो ऑनररी फेलोज होते हैं वो कोई बाहर का बंदा हो सकता है, वो बन सकता है ऑनररी फेलो ऑफ साहित्य अकेडमी, ठीक है। और ये जो साहित्य अकेडमी फेलोशिप है ना, ये हाईएस्ट ऑनर है जो साहित्य अकेडमी देती है इंडिया में। मतलब जो साहित्य अकेडमी अवार्ड है जो हमने ऊपर पढ़ा, उससे भी बड़ा ऑनर जो है वो साहित्य अकेडमी का फेलो बनना है। और सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो थे वो पहले राइटर थे जिनको फेलो बनाया गया था साहित्य अकेडमी अवार्ड का। और उसके बाद मुल्क राज आनंद जो थे वो पहले इंडियन इंग्लिश राइटर थे जिनको इसका मेंबर बनाया गया था। नेक्स्ट अवार्ड जिसके बारे में हम पढ़ेंगे वो है भाषा सम्मान। जैसे हमने पीछे पढ़ा कि साहित्य अकेडमी अवार्ड किन लैंग्वेजेस में मिलता है? वो मिलता है 24 मेजर लैंग्वेजेस में। मतलब 22 वो लैंग्वेजेस जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई हैं, और बाकी 2 लैंग्वेजेस कौन कौन सी? इंग्लिश और राजस्थानी। लेकिन उनके अलावा भी इंडिया में बहुत सी लैंग्वेजेस हैं, है ना। तो अगर उनके अलावा जो लैंग्वेजेस हैं उनमें कोई राइटर जो है बहुत सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन करता है, तब जाके उसको मिलता है भाषा सम्मान। और ये भाषा सम्मान जो है वो भी साहित्य अकेडमी ही देती है। और इस अवार्ड को 1996 में इंस्टीट्यूट किया गया था, स्टार्ट किया गया था। और ये किनको मिलता है? वो राइटर भी हो सकते हैं, स्कॉलर हो सकते हैं, एडिटर हो सकते हैं, कलेक्टर्स हो सकते हैं, परफॉर्मर्स हो सकते हैं, या ट्रांसलेटर्स हो सकते हैं, जो क्या करते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन, कंसिडरेबल कंट्रीब्यूशन करते हैं। किसके लिए? फैलाने के लिए, मॉडर्नाइज करने के लिए, या एनरिच करने के लिए, उसको और रिच बनाने के लिए, गहराई देने के लिए, जो 24 लैंग्वेजेस के अलावा लैंग्वेजेस हैं इंडिया में, ठीक है। नेक्स्ट है ट्रांसलेशन अवार्ड। ट्रांसलेशन अवार्ड जो है वो भी साहित्य अकेडमी ही देती है, और ये 1989 में स्टार्ट हुआ था। और ये किस लिए दिया जाता है कि जैसे आपको पता है ना कि 24 लैंग्वेजेस जो हैं वो साहित्य अकेडमी रिकॉग्नाइज करती है। 22 वो लैंग्वेजेस जो 8th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी गई हैं, और उसके अलावा इंग्लिश और राजस्थानी, ठीक है। और जो बाकी लैंग्वेजेस हैं, बाकी लैंग्वेजेस में अगर कोई बहुत अच्छा काम किया है, किसी ने कोई बुक लिखी है, कोई प्रोज लिखी है, पोएम लिखी है, जो भी लिखा है, उसको अगर वो ट्रांसलेट करती है इन 24 लैंग्वेज में, कोई सी भी 24 लैंग्वेज में अगर उस काम को ट्रांसलेट किया जाता है और वो आउटस्टैंडिंग ट्रांसलेशन है, तो उस इंसान को मिल सकता है ट्रांसलेशन अवार्ड, ठीक है। समझ आ गया आपको? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अवार्ड जो है वो है जननपीठ अवार्ड। इसको ज्ञानपीठ अवार्ड भी बोला जाता है, और ये भी एक लिटरेरी अवार्ड है। मतलब ये भी राइटिंग के लिए मिलता है। जब आप कोई आउटस्टैंडिंग काम करते हो राइटिंग में, कोई बहुत अच्छी बुक लिखते हो वगैरह, तब आपको ये अवार्ड मिलता है। और इसको माना जाता है कि ये हाईएस्ट लिटरेरी अवार्ड इन इंडिया है। मतलब राइटिंग के फील्ड में, लिटरेचर के फील्ड में ये हाईएस्ट अवार्ड है, जो एक्सक्लूसिवली राइटिंग के लिए ही है, ठीक है।
और इस अवार्ड को 1961 में स्टार्ट किया गया था। और किसने किया था स्टार्ट? भारतीय जनन पीठ। इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं देती है बल्कि भारतीय जनन पीठ देती है। ये एक ट्रस्ट है और इस ट्रस्ट को किसने खोला था? जो फाउंडर्स ऑफ द टाइम्स ऑफ इंडिया जो न्यूज़पेपर है उसके जो फाउंडर्स है उन्होंने भारतीय जनन पीठ एक ट्रस्ट बनाया और ये ट्रस्ट जो है वो जनन पीठ अवार्ड देता है। इसको सिर्फ इंडियन सिटीजन्स को दिया जाता है। और किन लैंग्वेजेस के लिए दिया जाता है? 22 लैंग्वेजेस जो 8th शेड्यूल में है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, इंक्लूडिंग इंग्लिश, मतलब वो 22 लैंग्वेजेस, और इंग्लिश मतलब 23 लैंग्वेजेस में इसको दिया जाता है। और इस अवार्ड को पोस्टह्यूमसली नहीं दिया जाता है, मतलब मरने के बाद नहीं दिया जाता है। इस अवार्ड के साथ क्या मिलता है आपको? एक तो प्लेक मिलता है, एक कैश प्राइस मिलता है। वो कितना कैश प्राइस है ये चेंज होता रहता है तो इसलिए मैंने लिखा ही नहीं यहाँ पे। और उसके बाद इसके साथ एक ब्रोंज स्टैचू ऑफ गॉडेस सरस्वती मिलती है, जिसको हिंदू गॉडेस माना जाता है नॉलेज और विजडम का। और जो पहले रेसिपिएंट थे इस अवार्ड के वो कौन थे? मलयालम राइटर थे जी शंकरा कुरुप। उसके बाद है सरस्वती सम्मान। ये भी एक एनुअल अवार्ड है जो किस लिए दिया जाता है? ये भी लिटरेरी अवार्ड है। तो ऑब्वियसली आउटस्टैंडिंग प्रोज पोइट्री जब लिखते हो आप तो ये उसके लिए आपको दिया जाएगा। और ये सिर्फ 22 लैंग्वेजेस जो हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में उनमें अगर आपने लिखा तो उस पर दिया जा सकता है। और इसको 1991 में स्टार्ट किया गया था और इसको किसने बनाया था? के बिरला फाउंडेशन। के बिरला फाउंडेशन जो है वो ये अवार्ड देती है, सरस्वती सम्मान। अब इस स्लाइड पे आपको बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिलने वाले हैं। ये पॉइंट्स आप अच्छी तरह पढ़िए, इनको नोट डाउन कीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आपको हमारे वीडियोस का कंटेंट पसंद आता है और आप ये कंटेंट PDF फॉर्मेट में लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। जितनी भी हमने आज तक वीडियोस बनाई हैं और जितनी भी हम एग्जाम तक बनाएंगे उनका कंटेंट आपको PDF फॉर्मेट में मिल जाएगा, लेकिन आपको 359 की छोटी सी कंट्रीब्यूशन करनी पड़ेगी। ओके, वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करे बिना ना जाएं और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू वेरी मच।